Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. So today we are going to start our new subsection that is quantum numbers. As we discussed in our last lecture about the atomic structure, तो वहाँ पर हमने थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था. तो आज हम फाइनली डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में. तो क्वांटम नंबर की अगर बात की जाए तो क्वांटम बेसिकली वर्ड रिलेट करता है पैकेट से. यानी अगर आपको कोई चीज लेनी हो और सपोज कॉमन एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. लेट्स सपोज यू हैव गॉन मार्केट. आप एक मार्केट में जा रहे हो, ठीक है. आपने लेने हैं एप्पल्स, ठीक है. एप्पल्स आपने लेने. अब आप एप्पल्स को किस हिसाब से लोगे? यू विल बाय एप्पल इन लाइक किलोग्राम. आप 1 किलोग्राम लोगे, 2 किलोग्राम लोगे, 3 किलोग्राम लोगे. तो वो जो किलोग्राम है आपके पास, दिस इज अ पैकेट. यानी अब आप एक इसको बॉक्स की सूरत में ले रहे हो. लाइक यू हैव अ बॉक्स ऑफ 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम. और आपके पास चॉइस है कि आप किसी भी बॉक्स को फिल करके अपने साथ लेकर जा सकते हो. अब लेट्स सपोज यू हैव पिक्ड अ बॉक्स ऑफ 2 किलोग्राम. और वो आपने वो बॉक्स उठाया, आपने उसको फिल किया और आपने उसको पे किया और आप उसको लेकर आ रहे हो. तो आपने ये जो एक एप्पल्स को लेकर आ रहे हो, क्या आप ये बता सकते हो कि आपने इसको किसी रैंडम मैनर में क्यों नहीं उठाया? आपने इसको एक पर्टिकुलरली बॉक्स में क्यों पैक किया? क्यों? क्योंकि आपने इसको अरेंज्ड मैनर में उठाया. किसमें? अरेंज्ड मैनर में. किसमें? एक अरेंज मैनर में आपने उस पैकेट को उठाया. आप क्वांटम नंबर में कौन सा अरेंज मैनर होगा या कौन सा पैकेट यहाँ पर मौजूद होगा? तो बेसिकली क्वांटम नंबर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. तो इट इज अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू. ये एक सेट है किसका? किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का. अब कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू? नंबर 1. 2 पॉइंट से इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहली पॉइंट विच डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. सबसे पहली पॉइंट, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का सेट जो कि क्या डिस्क्राइब करे? किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या उसकी रिमेम्बरेंस या उसकी मौजूदगी को किसी भी एटम के अंदर. अब वो किस तरह से डिस्क्राइब करेगी? लाइक सबसे पहले अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन को जानना है कि वो एक एटम में किस जगह पर है, तो सबसे पहले आप उसका ऑर्बिट डिस्कस करोगे कि उसका ऑर्बिट कौन सा है, ठीक है. उसके बाद अगर हम ऑर्बिट की बात करते हैं, उसके बाद हमारे पास आते हैं सबशेल. सबशेल जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद अगर आपने सबसे पहले एक ऑर्बिट को डिस्क्राइब कर लिया, ठीक है. उसके बाद आपने डिस्क्राइब किया अपॉन द सबशेल. उसके बाद बात आती है ऑर्बिटल की, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं. अब यहाँ पर बात आ गई ऑर्बिटल की. अब आपको पता चल गया कि वो फाइनली किस ऑर्बिट में है, उस ऑर्बिट के कौन से सबशेल में है, उस सबशेल के कौन से ऑर्बिटल में मौजूद है. इसके बाद आपको उसकी डायरेक्शन या उसकी मूवमेंट का बताना है, जिसे हम बोलते हैं उसकी मूवमेंट. लाइक कि वो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो उसकी होगी +1/2 वैल्यू. अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वो -1/2. आप इन 4 मेथड से एक पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता सकते हैं किसी भी एटम के अंदर, ठीक है. अब इसको हम लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे, ठीक है. इसके बाद हम सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास कि ये वो सेट ऑफ वैल्यू which is obtained as a solution. वो
सेट ऑफ वैल्यू जो किसी भी सॉल्यूशन के मध्य मतलब एक सॉल्यूशन के बाद आपके पास ऑब्टेंड हो। किसका सॉल्यूशन? ऑफ स्क्रॉन्जिनर वेव इक्वेशन। ये हमारे पास एक वेव इक्वेशन है किसके लिए? पर्टिकुलरली फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, पीएमसी हमें बोलती है कि आपने हाइड्रोजन के एटम को खंगाल लेना है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसके ऊपर बिल्कुल आपने एक डेप्थ में जाके उसके ऊपर स्टडी करनी है, दैट यू विल बी एबल टू आंसर द टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर वेरी इजीली। अब हाइड्रोजन के एटम को क्यों? क्योंकि इसी इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एटम इन होल द पीरियोडिक टेबल। सबसे पहली पॉइंट। दूसरी बात, जितनी भी एक्सपेरिमेंट, जितनी भी थ्योरी, सब इसी के ऊपर हमें दी गई है। ठीक है, तो हमारे पास जो वेव ये है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम है वो हमें 3 मैनर्स में बताया गया है। ये इस इक्वेशन, स्क्रॉन्जियर इक्वेशन के मुताबिक हाइड्रोजन का एटम, उसका हमें ऑर्बिट भी बताया गया है, सबशेल भी बताया गया है एंड ऑर्बिटल भी बताया गया है, बट देयर इज नो एनी स्पिन क्वांटम नंबर इन दिस वेव इक्वेशन। सो अभी हम लेट्स डिस्कस दीज 4 क्वांटम नंबर्स। लाइक सबसे पहले क्वांटम नंबर का आपको पता है हमारे पास नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसमें हम किसको डिस्कस करते हैं? एक पर्टिकुलरली ऑर्बिट को डिस्कस करते हैं। इसके बाद है हमारे पास सेकंड, जिसमें हम सबशेल को डिस्कस करेंगे, वो है एज ही मिथल क्वांटम नंबर, जिसके हम अंदर पर्टिकुलरली सबशेल को डिस्कस करते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। इसके बाद है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यहाँ पर लिख देते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसमें हम किसको डिस्कस करने वाले हैं? पर्टिकुलरली उस एटम के ऑर्बिटल को, और उसके बाद सबसे लास्ट में है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलरली एटम में मौजूद है वो किस डायरेक्शन में स्पिन करने वाला है या किस डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा। तो अभी हम लेट्स डिस्कस दीस 4 क्वांटम नंबर्स इन अ मैनर। ओके, तो सबसे पहले है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एज वी डिस्कस दैट कि यहाँ पर किसको हम स्टडी करेंगे? आप यहाँ पर स्टडी करेंगे किसी भी ऑर्बिट को, या आप उसे शेल भी बोल सकते हो, या एक सर्कुलर पाथ, या आप उसे एक एनर्जी लेवल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम किसी ऑर्बिट को, शेल को, सर्कुलर पाथ को या एक एनर्जी लेवल को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास सबसे पहले ये जो ऑर्बिट है ना, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एन नंबर से। अब एज यू नो दैट सबसे पहले आता है हमारा न्यूक्लियस, उसके बाद ये सबसे पहला ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट जब स्टार्ट होना है फ्रॉम द 1, फिर सेकेंड ऑर्बिट, फिर थर्ड ऑर्बिट, फिर फोर्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन। देयर इज नो एनी लिमिट फॉर द ऑर्बिट। जितना बड़ा एटम होगा उतने ज्यादा उसके ऑर्बिट्स होंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेमिंग। इन ऑर्बिट्स का नाम क्या है? फॉर सपोज अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट है, इट इज कॉल्ड एज द के, सेकंड एल, थर्ड एम, के एल एम और एन। तो इसी तरह इसकी आप फर्दर जो है वो नेमिंग करते जाएंगे। अब ये स्टार्ट किससे होना है? ये बात आपने याद रखनी है कि ये स्टार्ट होना है हमेशा के से। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन के एटम। सबसे पहले अगर आपने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, तो आपने डिस्कस करना होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। अब हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की नीड क्यों पड़ी? Why we have need of a hydrogen spectrum? तो आपको
आपको पता है कि जब भी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनता है तो सबसे पहले उसकी यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइंस बनना शुरू हो जाती है। ये एक सिंगल क्या है, एक स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। और ये अगर पूरी एक कंप्लीटली सीरीज बनाते तो इट विल कॉल एज द स्पेक्ट्रल सीरीज। सबसे पहले तो थोड़ा सा सीधा करते हैं, ठीक है ना, परफेक्ट। तो ये एक पर्टिकुलर सीरीज बनाएगा। देन और एक इम्पोर्टेंट बात आपने क्या याद रखनी है कि यहाँ पर सपोज फर्स्ट कहिए दिस हाइड्रोजन अल्फा, दिस इज हाइड्रोजन बीटा लाइन, और इसे हम हाइड्रोजन गामा लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब आपको पता है सबसे पहले ये वाली कौन सी सीरीज है हमारे पास, दिस इज लाइमन सीरीज, दिस इज बाल्मर सीरीज, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन, अब यहाँ पर हमें हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की नीड क्यों पड़ी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि अगर कोई भी फॉर सपोज लाइमन सीरीज है, अगर वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होकर यू नो हायर टू, अगर हायर टू लोअर में जाता है, टू लोअर में जाता है इलेक्ट्रॉन, तो इट विल इमिट सम एनर्जी, और वो जो एनर्जी वो इमिट करेगा वो किसकी सूरत में इमिट करता है, हमें पता है अगर वो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा तो वो एक क्वांटम बनाएगा, पैकेट भी बोलते हैं, और उसे हम फोटोन भी बोलते हैं। इसे भी डिस्कस करेंगे हम, फोटोन क्या है, ठीक है। तो वो जो इमिट करता है एनर्जी, तो वो एक फोटोन की सूरत में इमिट करता है। और अगर वो, अब यहाँ पर आपको पता है कि वो इमिट करेगा तो एक फोटोन की सूरत में करेगा, बट अगर वो हायर टू लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जा रहा है, तो यहाँ पर जो लाइंस बनेंगी, ये जो लाइंस होंगी ये काफी ब्राइट होंगी, लाइंस क्या होंगी, ब्राइट होंगी, फ्रॉम हायर टू लो। अगर ये लोअर टू हायर में जा रहा है, अगर ये लोअर टू हायर में जा रहा है, तो यहाँ पर बनेंगी डार्क लाइंस। इट विल डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन के वो लोअर से हायर में जा रहा है या हायर टू लोअर सीरीज में जा रहा है, तो ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, इट विल डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन। और आपने ये बात याद रखनी है कि अगर वो लोअर टू हायर में जाएगा तो डार्क लाइंस प्रोड्यूस करेगा, और अगर वो हायर टू लोअर में आएगा तो वो ब्राइट लाइंस प्रोड्यूस करेगा। नाउ व्हाट अबाउट द एमसीक्यूज, यहाँ तक तो थी हमारी एफएससी। एमसीक्यूज में आपसे क्या पूछा जाएगा, एमसीक्यूज में आपसे एप्लीकेशंस के बारे में पूछा जाएगा। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, इसके जरिए आप किसी भी एटम का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, रेडियस ऑफ एन एटम। नाउ हाउ यू कैन कैलकुलेट रेडियस ऑफ एन एटम, थ्रू अ फॉर्मूला yn is equal to 0.529 एंगस्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय n नंबर ऑफ ऑर्बिट। यानी कि आपको किसी भी एटम का, फॉर सपोज हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन का एटम है, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, हाइड्रोजन का एटम है, न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है, तो आपको इसका रेडियस फाइंड करना है। तो आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हो, फ्रॉम दिस फॉर्मूला। अगर आप कैलकुलेट करो एंड आई थिंक यहाँ पर स्क्वायर आएगा, हाँ यस स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप उसका रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो। अब हाइड्रोजन के एटम के किस तरह रेडियस, एन नंबर, यहाँ पर ऑर्बिट का इसके पास वन ही ऑर्बिट है, तो यहाँ पर एन नंबर अगर हम पुट करें, तो अगर एन पुट करें तो उसका आंसर वन ही आना है स्क्वायर निकाल के। तो इसके जो रेडियस है वो कितना है, 0.529 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। और दूसरी एप्लीकेशन क्या है इसकी, आप यहाँ पर किसी भी एटम की एनर्जी फाइंड कर सकते हो। नाउ कौन सी एनर्जी, ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसके अंदर, ऑफ एनी ऑर्बिट,
लेट्स सपोज वी हैव इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नंबर 2। अब वहां पर आपने उसकी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कैलकुलेट करनी है, तो आप उसकी एनर्जी किस तरह से कैलकुलेट करोगे? तो इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, En is equal to 1313.6, राइट, 15 और यहाँ पर n स्क्वायर, यानी कि, और इसका यूनिट क्या होगा? किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो आपको किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो वो आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे? आपने उसका सबसे पहले क्या है, उसके ऑर्बिट का नंबर यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, उसके बाद उसका स्क्वायर निकाल के उसको डिवाइड करवा देना है, किससे? उसके एनर्जी लेवल से। ठीक है, अब फॉर सपोज हाइड्रोजन की एनर्जी कैलकुलेट करें तो उसका एन नंबर क्या होगा? 1, और फिर आप उसको मल्टीप्लाई करवा दो या डिवाइड करवा दो तो उसका जो पर्टिकुलर आंसर वही बनेगा, 1313.315 किलो जूल पर मोल। अब इसके बाद हमारे पास जो थर्ड एप्लीकेशन है वो ये है कि थ्रू दिस क्वांटम नंबर यू कैन कैलकुलेट द साइज ऑफ एन ऑर्बिट। और ये बात आपने याद रखनी है कि आपको अगर मालूम करना है कि इसके ऑर्बिट का साइज कितना है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब एन नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी कि जितने, फॉर सपोज हाइड्रोजन के पास कौन सा नंबर है ऑर्बिट का? फर्स्ट, तो इसका साइज कितना होगा? वो सबसे छोटा होगा। अब अगर ऑक्सीजन का आइटम है तो उसके पास 2 ऑर्बिट हैं, के एंड एल, तो जो उसका जो एल है ऑर्बिट वो के के मुताबिक और के के बजाय ज्यादा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उसका एन नंबर 2 है, किसका? हमारे पास एल का, और 2 के का हमारे पास 1 है, यानी कि के इज द स्मॉल ऑर्बिट एंड एल इज द लार्ज देन द के ऑर्बिट। तो इसी तरह जो साइज ऑफ ऑर्बिट है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? एन नंबर ऑफ ऑर्बिट के ऊपर। इसके बाद इसकी फोर्थ एप्लीकेशन क्या है? थ्रू दिस क्वांटम नंबर वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। थ्रू दिस इलेक्ट्रॉन वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिट। अब आप उसका इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? देयर इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला जो हम 9th क्लास से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, दैट इज 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर की मदद से आप उसका वेरी इजीली फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। फॉर सपोज यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द के ऑर्बिट। के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो के का जो ऑर्बिट नंबर है वो क्या है? आपको पता है, इट इज 1। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 1 पुट कर देना है और 2, यानी कि 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर यानी कि इसकी वैलेंसी क्या, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। अगर हम एल के लिए फाइंड करें तो उसका एन नंबर क्या है? 2। 2 का स्क्वायर निकालें 4, यानी कि एल के अंदर तकरीबन 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। इसी तरह हम एम का भी निकाल सकते हैं हो और एन का भी निकाल सकते हैं। तो यहां तक था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये किसके लिए यूज होता है? सब शेल्स के लिए, यहाँ पे सब एनर्जी लेवल से बोल सकते हैं। अच्छा, ये या तो मल्टीपल स्ट्रक्चर ड्रॉप फाइंड करेगा या तो फिर फाइन स्ट्रक्चर फैसिलेट करेगा। तो अब इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पर हम सबशेल्स के अंदर बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं? सबशेल होते क्या है? सबसे पहले तो इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एल से। अब ये जो हमारे पास है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द 0 एंड देन सो ऑन, बट हम यहाँ पर स्टडी करते हैं सिर्फ 3 तक।
अटैक कंटिन्यू रहता है, बट वी ओनली स्टडी देम फॉर द 3 ओनली। व्हाई? बिकॉज हमारे पीरियोडिक टेबल में अभी तक जितने भी एलिमेंट्स मेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ उनके जो सबसेट है वो 3 तक ही आते हैं। इनको हम एक नाम भी देते हैं, लाइक 0 को S, 1 D, S, P, D एंड F। अब यहाँ पर थोड़ी सी टिपिकल कहानी स्टार्ट होने वाली है। उस कहानी को स्टार्ट करने से पहले अगर हम सेगो नाम भी डिस्कस करें, असिम्प्टोटल क्वांटम नंबर को हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, यहाँ से हम सबसिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। अब उसका रीजन क्या है? अभी हम जब इसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे तो उसका रीजन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। एप्लीकेशन विच इज रियली important for the examination point of view। अब एप्लीकेशन, सबसे पहली एप्लीकेशन क्या आती है कि ये हमें बताता है कि नंबर ऑफ सबशेल प्रेजेंट इन अ शेल, या आप इसको ऑर्बिट बोल सकते हो, या शेल। एक शेल के अंदर कितने सबशेल मौजूद हैं वो आप किसकी मदद से फाइंड कर सकते हो? वो आप इस एजीमुथल क्वांटम नंबर की वजह से। अब सबसे पहला शेल जो होता है हमारे पास के होता है, एज्यूम होते हैं, और के फॉर के एन की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्या यहाँ पर इसके लिए कोई फॉर्मूला मौजूद है? नो, यहाँ पर कोई पर्टिकुलरली फॉर्मूला मौजूद नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है उसको आपने जस्ट कंपेयर करना है उसके एक्स नंबर के साथ। अब यहाँ पर n है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट है यानी 1, यानी यहाँ पर s जो है यहाँ पे सिर्फ इसके अंदर s ऑर्बिटल ही मौजूद, s सबशेल ही मौजूद होगा, सबशेल ही मौजूद होगा। फॉर द l, उसके लिए ऑर्बिट की n की वैल्यू क्या है? 2, यानी यहाँ पर p सबशेल तक, मेरे पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, p सबशेल तक, यानी यहाँ पर s सबशेल भी होगा और यहाँ पर p सबशेल भी मौजूद होगा इसके अंदर, l ऑर्बिट के अंदर। फॉर सपोज अब l के बाद बारी आती है किसकी? m की। m के लिए n की वैल्यू क्या है? 3, यानी इसके अंदर d सबशेल तक, रिमेंबर दैट, s भी होगा, p भी होगा और d सबशेल भी मौजूद होगा। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। और n के लिए, n ऑर्बिट के लिए 4 है, यानी कि इसके अंदर f सबशेल तक मौजूद होगा, यानी s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा और f सबशेल मौजूद होगा। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या आता है? यहाँ पर आपने बात याद कौन सी रखनी है वो ये है, यहाँ पर s जो है वो 1 है, ठीक है, दिस इज 2 है। अब यहाँ पर आप गौर से देख सकते हो, यहाँ पर जो p सबशेल है वो कौन से नंबर ऑफ ऑर्बिट से स्टार्ट हो रहा है? 2, यानी कि इट्स वैल्यू विल बी द 2, अभी 2, अब ये हो गया 3। अब यहाँ पर जो d है ये कौन से नंबर से स्टार्ट हो रहा है? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर 3, यानी कि d की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी? 3, s की स्टार्टिंग वैल्यू 1, p की स्टार्टिंग वैल्यू 2, यानी कि वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर d 3। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम f की बात की जाए तो दिस इज व्हाट 4, 5, 6 एंड 7। अब f की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है हमारे पास? दैट इज 4। f की स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास 4 है, यानी वो 4 वैल्यू के साथ स्टार्ट होगा। अब ये थी हमारे पास सबसे पहली एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन क्या है? सेकंड वो आपसे क्या पूछ सकते हैं? वो आपसे इन ऑर्बिटल्स के
ये जो एस पी डी एफ के है इनके शेप्स के बारे में पूछ सकते हैं, इसके बारे में, इनके शेप्स के बारे में अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल के लिए हमारा शेप जो होगा वो होगा स्फेरिकल। देखिए क्या होगा, स्फेरिकल। जितना बड़ा होता जाएगा ऑर्बिट उतना ही उस स्फेरिकल के साइज में इंक्रीमेंट आता जाएगा। उसके बाद डिस्कस करते हैं पी के बारे में। तो पी का जो शेप है इट इज लाइक अ डम्बल शेप, इट इज लाइक अ डम्बल शेप, इसका डम्बल तरह से शेप है। अब डम्बल तो है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब डी का शेप कौन सा है, डी का जो शेप है ना उन्हें हम डबल डम्बल भी बोलते हैं, हम डबल डम्बल भी बोलते हैं, लाइक इट इज ऑल्सो कॉल्ड बटरफ्लाई लाइक शेप। तो जो डी का हमारे पास है वो शेप एक सॉसेज की तरह है, तो ये है स्फेरिकल, ठीक है। पी हमारे पास था डम्बल शेप और डी हमारे पास है लाइक अ सॉसेज शेप। इसके बाद ये तो हमारी थी डी तक कहानी। नाउ व्हाट अबाउट डी एफ, एफ की क्या कहानी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डी शेप है, ये पी है, ठीक है। अब एफ की क्या कहानी है, एफ की स्ट्रक्चर आपकी टेक्स्ट बुक में डिस्कस नहीं किया गया, इट इज ऑल्सो मेंशन्ड एज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड शेप। इसका जो शेप है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए वो अच्छे तरीके से डिस्कस नहीं किया गया। इसके अलावा वो आपसे क्या पूछेंगे, इसके अलावा वो पूछेंगे कि हर ऑर्बिटल के अंदर कितने कितने एटम्स फिल हो सकते हैं, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल। आप यहाँ पर थोड़ी सी उलझिएगा मत अपने आप को, देखें अगर जिसकी बेसिक जितनी स्ट्रांग होगी उसको ये लेक्चर उतना ही इजीली समझ आएगा। इट विल मोर इजियर देन यू कैन इमेजिन। तो यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे को कैलकुलेट करने के लिए क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है, यस वी हैव अ फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला भी है, दैट इज 2l प्लस। अब यहाँ पर अगर आप किसी फॉर्मूले की मदद ना लें, आई थिंक 1 और यहाँ पर 2 है, ठीक है सॉरी। तो अगर आप किसी फॉर्मूले की मदद ना लें, तो अगर आप यू हैव अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी, तो आप सिर्फ इतना भी याद रख सकते हो कि एस जो है ऑर्बिटल उसके अंदर हमारे पास वो क्या है, वो स्फेरिकल है, वो स्फेरिकल है, यानी कि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। और पी जो है, अब पी क्या है, वो डम्बल शेप है, बट रिमेंबर यहाँ पर डम्बल एक नहीं, यहाँ पर डम्बल है उसके पास, यानी कि एक डम्बल उसके एक्स एक्सिस वाला, एक वाई एक्सिस वाला और एक जेड एक्सिस वाला। ये कौन सा है, रेड मार्कर से जो ड्रॉ किया गया है वो है पी एच, जो ब्लू से ड्रॉ किया गया है वो है पी वाई, जो ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किया गया है वो है पी जी। तो इसके पास 3 डम्बल्स हैं जो 3 मुख्तलिफ, अब यहाँ पर ये क्या है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 यहाँ, 1 2 1 2 1, यानी यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इजीली आ सकते हैं अगर हम इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चेकआउट करें। अगर हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो L की वैल्यू क्या होगी S के लिए, एज यू नो दैट इट इज 0, तो 2 और साइड रहेगा, 2 0 प्लस 1। अब 0 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर कितना आता है, 0 प्लस 1। अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो 2 0 का 0 प्लस 2 1 का 2, तो इसका जो आंसर आएगा 2, यानी कि एस ऑर्बिटल के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन इजीली फिट हो सकते हैं। अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल के लिए अगर हम इसके ब्रैकेट को सबसे पहले ओपन करें, देखें हर मैथ की इक्वेशन को या हर मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमारे पास
देयर आर डिफरेंट many methods. एक क्वेश्चन को अगर हम इसके लिए डायरेक्ट सबसे पहले इसका ब्रैकेट ओपन करें तो इट विल बी 4l plus 2. अब यहाँ पर l की वैल्यू पुट करते हैं, ये क्या है p के लिए दैट इज 1 plus 2 यानी 4 मतलब 4 plus 2, तो आंसर हमारे पास क्या है 6. यानी यहाँ पर p ऑर्बिटल के अंदर हम 6 इजीली फिट कर सकते हैं. Now what about the d orbital? Do you know d orbital के पास अगर उसका डबल डम्बल है तो उसके जो डबल डम्बल है ना उस तरह के उसके पास पूरे 5 हैं. Did you can imagine? I can draw. मैं इस 2D शेप पर ड्रॉ नहीं कर सकती लेकिन you can imagine like अगर उसका एक शेप जो है वो डबल डम्बल है, इसी तरह के आप उसके 3 एक्सिस लगा दें, ठीक है, तो आप उसके नेक्स्ट में कॉन्फ़िगरेशन करें तो आप इजीली कर सकते हो. अगर आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करना चाहें लाइक भी फॉर्मूला क्या है हमारे पास 2 है. अगर यहाँ पर हम l की वैल्यू रख दें 2, d के लिए क्या है 2, तो यहाँ पर क्या होगा 2 4 होगा 8, आंसर क्या होगा हमारे पास 8 plus 2 10, यानी कि इसके अंदर 10 आ सकते हैं. यहाँ पर आप कैलकुलेट भी कर सकते हो इजीली. अगर यहाँ पर हम डबल डम्बल शेप में यहाँ पर हम 4 रख दें और उनका आप 3 एक्सिस में रख दो तो आपके पास जो आएंगे वो आएंगे टोटल 10, ठीक है. तो ये हमारे पास एक मेथड है. अगर आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर लो तो इजी रहेगा. अगर आप डायरेक्टली याद कर दो कि H के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P के पास 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D के पास 10 और F के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं. L की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, 4 3 12, 12 plus 2 14, तो F के पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. अगर ये आप डायरेक्ट याद कर लें तो आपको किसी फॉर्मूले की कोई नीड नहीं है. तो यहाँ तक था हमारा एल्जीब्रिकल क्वांटम नंबर. तो हमारा जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. तो हमने ये डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हम किसको डिस्कस करने वाले थे, इसके ऑर्बिटल्स को, ऑर्बिटल्स को. नाउ व्हाट अबाउट द ऑर्बिटल्स? क्या सबशेल और ऑर्बिटल में कोई डिफरेंस है? अकॉर्डिंग टू मी यस इट इज. यहाँ पर ये थोड़ा सा स्पेशल क्वांटम नंबर है. हाउ इट इज कि यहाँ पर हम ऑर्बिटल्स को डिस्कस करेंगे और जहां ऑर्बिटल्स की बात आती है वहां आती है रीमैन इफेक्ट. आपको पता है कि रीमैन इफेक्ट क्या होता है कि व्हेन यू पुट एनी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड तो वो एक एक स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर स्प्लिट होती है जो क्लोजली लाइन स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट होती है. यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है अगर वो एक्साइट हो जाए किसके अंदर, रिमेंबर दैट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो फर्दर स्प्लिट होके क्लोजली लाइन स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो जाती है. इसमें कन्वर्ट होती है क्लोजली लाइन स्पेक्ट्रम में. यानी फॉर सपोज यू हैव अ स्पेक्ट्रम लाइक दिस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्लोजली लाइन स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो ये था हमारे पास रीमैन इफेक्ट. अब ऑर्बिटल्स की डिस्कस. अब इसकी वैल्यू क्या होगी? इट्स वैल्यू is n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. अब यहाँ पर बट ट्विस्ट क्या है, 0 plus 1 plus 2 plus 3. यानी कि हमने जो सब शेल्स के अंदर जो हमने इसकी इलेक्ट्रॉन्स को फिक्स किया था, इलेक्ट्रॉन्स की हमने पर्टिकुलरली पढ़ा था, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि उस सब शेल के अंदर अगर फॉर सपोज इट इज ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, तो उसके अंदर जो उसकी ओरिएंटेशन है वो किस जानब है, यानी उस ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं. अच्छा, अब इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसे हम
एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें पता है कि अब यहाँ पर हम इन फिगर्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी बातें हमें इसके एप्लीकेशंस में इजीली डिस्कस की गई हैं। सारा जो भी हमसे पीएमसी पूछता है एमसीक्यूज में, वो सारा उन क्वांटम नंबर की एप्लीकेशंस में से क्वेश्चन आते हैं आपके पास। तो समराइज करते हैं अपनी बातों को। इतना अगर इस टॉपिक को काफी डेंस में लिया जाए तो वी कैन इजीली टॉक फ्रॉम 2 to 3 hours ऑन दिस टॉपिक ओनली, लेकिन हमें जस्ट पीएमसी के अकॉर्डिंग स्टडी करना है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन क्या है कि through this quantum number we can easily determine the number of orbitals of a subshell. Number of orbitals of a subshell. एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, इसके लिए भी हमारे पास एक वेरी इजी फॉर्मूला मौजूद है, 2ml+1। अब यहाँ पर L क्या है आपके पास, वो जो हमने अभी डिस्कस किया है जी मेथड क्वांटम नंबर में, कि L की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिटल्स चेंज होती है। अगर S ऑर्बिटल है तो L की वैल्यू 0 होगी, अगर P है तो 1 होगी, अगर D है तो 2 होगी, अगर F है तो 3 होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम S ऑर्बिटल को पुट करते हैं। एज यू नो दैट कि S ऑर्बिटल जो होता है हमारे पास वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल लाइक दिस। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम M तो L क्या है हमारे पास 0, अगर 0 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो आंसर होगी 0.1, यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल मौजूद है, यानी इसकी जो ओरिएंटेशन है वो स्फेरिकल ओरिएंटेशन है, यानी एक स्पेशल ओरिएंटेशन। ठीक है, अगर हम P सबशेल की बात करें, यानी यहाँ पर सिर्फ एक ही तो है। अगर एक ही की बात की जाती है तो हमें पता था कि इसकी n नंबर वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, n 0 1 +1 +2 +3, यहाँ पर भी हम जा सकते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग हियर द इंटीग्रल। अगर यहाँ पर m की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर m = 0। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है 0, और 0 यानी s ऑर्बिटल। ठीक है, अगर हम p के लिए ये वैल्यू अरेंज करें, अगर हम p का ऑर्बिटल लेते हैं, एज यू नो दैट इट इज लाइक अ जंबल शेप। अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको पुट करें तो L की वैल्यू क्या है, p के लिए 1 + 1, तो m क्या आएगा, m की वैल्यू आएगी 3, यानी कि यहाँ पर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि यहाँ पर 3 ओरिएंटेशन आपके पास आ गई है। सबसे पहले तो हमारे पास आती है 0, उसके इस साइड एक -1, एक इस साइड +1, यानी उसके पास 3 ओरिएंटेशन मौजूद हैं। अब वो 3 कौन सी है, हमने डिस्कस भी किया था, एक px, एक py, एक pz। ठीक है, अगर हम सेम सिचुएशन d ऑर्बिटल के लिए डिस्कस करें तो उसकी L की वैल्यू हमें पता है क्या है, इट इज 2। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करें हम 2 + 1, 4 + 1, आंसर विल बी 5, यानी उसके पास कितनी ओरिएंटेशन मौजूद है, 5। अब कौन कौन सी ओरिएंटेशन मौजूद है, सबसे पहले हमारे आपको पता है, सबसे पहले किससे आना है, 0 ने, फिर -1 +1 -2 +2, यानी यहाँ पर पूरी की पूरी 5 ओरिएंटेशन मौजूद है। अब वो कौन सी होंगी 5, एक होगी dxy, एक dyz, एक dzx, और दूसरी dx² और दूसरी dy²। dx को हटा के अगर हम इसको d² भी करते तो आप इसको ओरिएंटेशन कंसीडर कर सकते हो वेरी इजीली। ठीक है, तो इसके यहाँ पास यानी सिर्फ पूरी 5 ओरिएंटेशन मौजूद हैं इसके सबशेल के अंदर। अगर हम f ऑर्बिटल की बात करें, ठीक है, हमें सारे ऑर्बिटल्स को देखना है एक ही साथ। अगर हम इसके f ऑर्बिटल को की L की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, as you know that according to the formula put for it 2 3 + 1, 2 3 का 6 + 1, so the 7 orientation it will contain like 0 -1 +1 +2
+2 सॉरी -2 -3 +3, यानी इसके पास पूरी 7 ओरिएंटेशन मौजूद है और वो काफी कॉम्प्लेक्स है, तो उसे हम डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। तो ये थी हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की फर्स्ट एप्लीकेशन। तो अब इसकी सेकंड एप्लीकेशन क्या है? Through this quantum number we can determine the number of orbitals present in orbit। एक ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल्स मौजूद हैं उसको हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं थ्रू दिस। अब आपको पता है कि के शेल है, के एक ऑर्बिट है, उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल मौजूद है जो है एस। फिर आपको ये भी पता है कि एल के अंदर एस पी मौजूद है। फिर आपको ये भी पता है कि एम के अंदर एस पी डी मौजूद है और एन के अंदर एस पी डी एफ मौजूद है। ये सारी एप्लीकेशन, ये सारा हमें किसने बताया? नंबर ऑफ ऑर्बिट। और आपको ये फर्दर स्प्लिट अगर हम करें पी ऑर्बिटल को तो वो पी एक्स, पी वाई एंड पी जी होगा। ठीक है, इसके अलावा थर्ड एप्लीकेशन इसकी क्या है? थ्रू दिस क्वांटम नंबर वी कैन इजीली डिटरमाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। अब एक ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो भी हम इसी की मदद से इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। लाइक एज यू नो दैट, इसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करते हैं, हमें पता है। अब एस का एक ही ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी क्या आपको पता है, उसके अंदर उसके 3 ओरिएंटेशंस थी, तो उसके अंदर पी एक्स, पी वाई एंड पी जी, उसके अंदर उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स यानी पी ऑर्बिटल के अंदर 6। और आपको पता है डी ऑर्बिटल के अंदर 5 ओरिएंटेशंस हैं, यानी कि उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। एफ के ओरिएंटेशन कितनी थी? 7 7 2 14, यानी उसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, ये आपको पता है। अब यहाँ पर ये कॉमन एक कॉम्प्लिकेटेड बात क्या है? फॉर सपोज दिस इज अ स्फेरिकल। अब ये क्या है? ये एक, इसे आप पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। अगर यहाँ से हम एक सिंगल हटा दें तो इसे आप अनपेयर इलेक्ट्रॉन बोलोगे। अगर ये एक सिंगल वापस लगा हुआ तो इसे आप फिल्ड ऑर्बिटल भी बोलोगे। अगर ये नहीं है यहाँ पर तो इसे आप अनफिल्ड ऑर्बिटल भी बोल सकते हो। तो ये थे इसके नाम। अब यहाँ तक था हमारे पास कंप्लीट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसकी जो एप्लीकेशंस है ना, बस आपने वो इजीली मेमोराइज करनी है, क्योंकि उसी में से डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और वो जो फॉर्मूलाज यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं वो इतने डिफिकल्ट नहीं है। अगर इंसान चाहे तो इंसान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इंसान ने ही ये सब कुछ बनाया है। नाउ हमारे पास जो लास्ट क्वांटम नंबर है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? स्पिन वर्ड से लाइक यू, इससे आप रिमेम्बरेंस कर सकते हो अबाउट द रोटेशन। अब यहाँ पे किसकी रोटेशन हो रही होगी? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन की। हमें पता है कि ये सन है और इसके ऑर्बिट में हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, एक तो ये इसके इर्द सन के इर्द रिवॉल्व कर रही है, और दूसरी बात ये अपने ही एक्सिस में भी रोटेट कर रही है। हमें पता है ये अपने एक्सिस में रोटेट कर रही है। लाइकवाइज कंडीशन, इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है एक एटम के अंदर, दिस इज अ एटम। ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसके इर्द मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। लेकिन एक और बात ये कि अपने ही इर्द, अपने ही एक्सिस में रोटेट भी कर रहा है। तो ये जो अपने ही एक्सिस में रोटेशन कर रहा है, ये रोटेशन क्लॉकवाइज है। अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज है लाइक दैट, अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज है तो इसे हम बोलेंगे ये एक क्लॉकवाइज रोटेशन में मूव कर रहा है। और अगर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर इसे हम बोलेंगे ये इट्स रोटेट
इन द एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमें कौन बताता है? ये स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। अब स्पिन क्वांटम नंबर के लिए हमें चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि समझने के लिए, जस्ट समझने के लिए, ठीक है। लेट्स सपोज एलिमेंट विथ वैलेंसी 1, जो हमारे पास किस ग्रुप में मिलेंगे? अल्कली मेटल्स में, जिसके पास हमारे पास कौन कौन से हैं? सोडियम, पोटाशियम, हाइड्रोजन, लिथियम एंड सो ऑन। तो जितने भी हमारे पास मौजूद हैं लाइक रुबिडियम, ईरियम एंड फ्रांशियम, तो ये सारे के सारे जो अल्कली मेटल्स हैं, इनकी वैलेंसी आपको पता है कि क्या होती है? इनके पास वैलेंसी 1, यानी कि इनके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है और लास्ट ऑर्बिटल है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन अकेला रिवॉल्व कर रहा है, जो कि अनस्टेबल कंडीशन है, इसीलिए वो एक बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो अब इस एक इलेक्ट्रॉन की स्पेक्ट्रल लाइन अगर हम कन्वर्ट करें तो वो एक डुप्लेट स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। कौन सा? डुप्लेट स्ट्रक्चर। हमने डिस्कस किया अबाउट द मल्टीपल स्ट्रक्चर, फाइन स्ट्रक्चर। अब ये डुप्लेट स्ट्रक्चर क्या है? ये काफी लंबी कहानी है, बहुत ही लंबी कहानी है। अगर हम इसको समराइज करें एक छोटी सी बात में, तो ये होगी कि ये जो है वो स्पेक्ट्रम, अगर हम इसका स्पेक्ट्रम निकालेंगे तो डुप्लेट स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, यानी क्यों? क्योंकि इसके वैलेंसी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है या तो ये मूव कर रहा होगा क्लॉकवाइज में, या तो ये मूव कर रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो अब आप किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं? लेट्स सपोज एटम फॉर द लाइक सोडियम। अब सोडियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, ठीक है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, यानी इसके जो आप बोल सकते हो 1, इसकी वैलेंसी मौजूद है। अब इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन बोलो आप, या कोई भी इलेक्ट्रॉन उठा के बोलो, फॉर सपोज अगर हम उसके पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यहाँ पर इसके पास ये भी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है। अगर हम इसको कंप्लीटली ड्रॉ करें 2px 2py 2p 3 एंड 3s1, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर हम इस एक इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, अगर इस एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की बात की जाए, अगर हम इस एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की बात करें, तो सबसे पहले इसकी बात आती है कि वो कौन से ऑर्बिट में मौजूद है, ठीक है। हमें पता है 2s1 है, तो ये कौन से ऑर्बिट में होगा? ऑफ कोर्स इट विल बी इन द सेकंड ऑर्बिट। अगर हम इसके सबशेल की बात करें, तो इसका सबशेल कौन सा है? s, हमें पता है। इसके पास सबशेल कौन सा है? s। यहाँ इसकी हम l की वैल्यू देखें तो इट विल बी 0। अगर हम इसके ऑर्बिटल की बात करें तो इसकी m की वैल्यू क्या होगी? वो भी 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये s ऑर्बिटल में है। इसके बाद आती है इसकी स्पिन क्वांटम नंबर की। अब स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? थोड़ी सी बात है, इसके बाद आपके लेक्चर पूरा समअप हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर कहानी को समअप करते हैं, लाइक दिस इज अ ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल्ड हैं। अब ये 2 एरोस क्या शो कर रहे हैं? इसमें से जो ये एक एरो है, ये शो कर रहा है कि इसकी रोटेशन लाइक यू है, और इसकी रोटेशन लाइक यू ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, इसकी रोटेशन यू। अब आई मीन दिस टाइप, दिस वे है ये इसकी रोटेशन। तो अब ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हमें कौन बता रहा है? ये स्पिन क्वांटम नंबर बता रहा है। अब यहाँ पर 2 फोर्सेस आ जाती हैं, वो 2 फोर्सेस कहाँ से कॉम्प्लिकेटेड है? लाइक
ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो यानी कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और वो फोर्स इन दोनों को क्या कर रही होगी, वो इन दोनों को रिपेल कर रही होगी, यानी वो एक दूसरे की तरफ नीचे से सपोज करें, दिस इज टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन दोनों को वो नीचे से यहाँ से रिपेल कर रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे। और ठीक है, अब इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है एक दूसरे से, आप इजीली देख सकते हो, तो इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी यहाँ पर है साउथ पोल, सपोज करें नॉर्थ पोल, और हमें पता है साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है, यानी यहाँ पर है मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी सपोज करें ये दो एटम्स हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नीचे की साइड से रिपेल हो रहे हैं और ऊपर की साइड से अट्रैक्ट हो रहे हैं, नीचे की साइड से रिपेल यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और ऊपर की साइड पर क्या है, यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी यहाँ पर अट्रैक्शन होगी, यहाँ पर रिपेल्शन होगी, ये दोबारा टर्न आउट होंगे, यहाँ पर रिपेलन होगी, फिर ये दोबारा टर्न होंगे, लाइकवाइज इट इज रोटेटिंग, one is rotating in the clockwise and one is rotating in the anti-clockwise। तो ये सारी बातें हमें किससे बताई, हमें बताई स्पिन क्वांटम नंबर में, ठीक है। तो फोर्थ जो चीज हमने याद रखनी है एक इलेक्ट्रॉन को बयान करने के लिए कि ये कौन सी रोटेशन में मूव कर रहा है। फॉर सपोज अगर ये वाला लेफ्ट वाला एटम क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, तो अगर हम दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज बताएंगे तो सबसे पहले इसका ऑर्बिट बताएंगे, इसका ऑर्बिट कौन सा होगा, sp0 n is equal to 2, इसकी सबशेल कौन सा होगा, as we know that it is n is equal to 0, और इसकी ऑर्बिटल क्या होगा, उसकी भी वैल्यू m is equal to 0। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है स्पिन क्वांटम नंबर में, यानी कि ये मूवमेंट, इसकी अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अपवर्डली क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये दो डिफरेंस थे, ये दो मेन पॉइंट की याद रखने के लिए, अगर एक क्लॉकवाइज मूव करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। और ये सारी एप्लीकेशन हमें किसने बताई, ऑफ कोर्स इट इज थ्रू दी स्पिन क्वांटम नंबर। अब यहाँ पर दो चीजें हमें याद रखनी है, एक तो इसकी फोर्सेस, यानी यहाँ पर दो फोर्सेस हैं और दो फोर्सेस की वजह से ये रोटेशन कर रहा है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, जो अभी हमने इजीली डिस्कस कर लिया। अगर आपको यहाँ तक थोड़ा सा भी लेक्चर समझ आया तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।